भारतीय इतिहास में कुछ सवाल ऐसे हैं जो सिर्फ किताबों का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो हमारी सोच और हमारी बातचीत का हिस्सा बन चुके हैं। और एक ऐसा ही सवाल है जिसने दशकों से बहस छेड़ रखी है। क्या महात्मा गांधी अगर चाहते तो शहीद भगत सिंह को फांसी से बचा सकते थे? देखिए, इस सवाल का जवाब किसी की राय या भावना में नहीं, बल्कि इतिहास के पन्नों में, उस दौर के दस्तावेजों में और उस समय की मजबूरियों में छिपा है। तो आइए आज हम सब मिलकर सिर्फ सबूतों और तथ्यों की कसौटी पर इस पूरे मामले को परखते हैं। इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले विवाद को समझेंगे, फिर पूरे घटनाक्रम पर नजर डालेंगे, फिर तीनों पक्षों यानी ब्रिटिश सरकार, गांधी जी और खुद भगत सिंह के नजरिए को जानेंगे और आखिर में एक ईमानदार नतीजे पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो किसी भी नतीजे पर कूदने से पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि ये सब हुआ कैसे। वो कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने भगत सिंह को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया, क्योंकि कहानी की हर कड़ी यहीं से जुड़ती है। देखिए, ये सिर्फ तारीखें नहीं है, ये एक पूरी रणनीति है। कहानी 1928 में बदले की कार्रवाई से शुरू होती है, लेकिन 1929 में भगत सिंह का जानबूझकर गिरफ्तार होना ये एक मास्टर स्ट्रोक था। उनका मकसद था अदालत को ही क्रांति का मंच बना देना। पर अंग्रेज भी चुप नहीं बैठे। 1930 में उन्होंने एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया जो साफ संकेत था कि ये न्याय की नहीं बल्कि सत्ता की लड़ाई होगी, और इसका फैसला वो पहले ही लिख चुके थे। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। इस पूरी कहानी में 3 मुख्य किरदार थे। तो चलिए सबसे पहले ब्रिटिश सरकार के नजरिए को समझते हैं, जो किसी भी हालत में झुकने को तैयार नहीं थी। सवाल ये उठता है कि आखिर अंग्रेज भगत सिंह की फांसी को लेकर इतने अड़े हुए क्यों थे? ऐसी क्या बात थी कि वो किसी भी तरह की रियायत देने को तैयार ही नहीं थे? इस सवाल का जवाब अंग्रेजों के डर में छिपा है। उनके लिए भगत सिंह सिर्फ एक कैदी नहीं थे, वो एक विचार थे, एक युवा, पढ़े लिखे और जबरदस्त लोकप्रिय विचार। वो एक ऐसे प्रतीक बन चुके थे जिसे अगर जिंदा छोड़ दिया जाता तो वो पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते थे। तो समझिए, अंग्रेजों के लिए ये एक रणनीतिक फैसला था। भगत सिंह को जिंदा छोड़ने का मतलब था एक ऐसे हीरो को जन्म देना जो पूरे देश में क्रांति की आग लगा सकता था। इसलिए उनकी फांसी सिर्फ एक सजा नहीं थी, ये पूरे देश को एक डरावना संदेश देने की कोशिश थी। ये उनकी पुरानी रणनीति थी जिसे उन्होंने आयरलैंड से लेकर अफ्रीका तक हर जगह क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया था। और यहीं हमें ब्रिटिश रणनीति का असली क्रूर चेहरा दिखाई देता है। एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाना, अपील के सारे अधिकार छीन लेना, ये न्याय नहीं था। इसे आज की भाषा में न्यायिक हत्या या जुडिशियल किलिंग कहते हैं। मतलब जब कानून का इस्तेमाल इंसाफ के लिए नहीं बल्कि एक तयशुदा राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो एक तरफ ब्रिटिश सरकार का इरादा बिल्कुल साफ था, लेकिन अब आते हैं कहानी के सबसे विवादित पहलू पर, महात्मा गांधी की भूमिका। क्या उन्होंने सच में कोई कोशिश नहीं की, जैसा कि अक्सर कहा जाता है? एक बहुत बड़ा भ्रम जो सालों से फैला हुआ है वो ये है कि गांधी-इरविन समझौते के दौरान गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने की कोई शर्त ही नहीं रखी, कोई कोशिश ही नहीं की। लेकिन ऐतिहासिक तथ्य, उस दौर के दस्तावेज और गांधी जी के लिखे पत्र एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। गांधी जी ने न सिर्फ निजी मुलाकातों में बल्कि चिट्ठियों के जरिए भी बार बार लॉर्ड इरविन से गुजारिश की कि फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाए। अब यहां अंग्रेजों की चालाकी देखिए। जब गांधी जी ने यह मुद्दा उठाया तो उन्होंने बड़ी सफाई से कहा कि ये तो एक न्यायिक मामला है, हम इसमें दखल नहीं दे सकते। जबकि असलियत ये थी कि पूरा का पूरा स्पेशल ट्रिब्यूनल ही एक राजनीतिक हथियार था, जिसे खास राजनीतिक मकसद से ही बनाया गया था। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा और जायज सवाल उठता है, अगर गांधी जी चाहते तो क्या वो समझौता तोड़ नहीं सकते थे? क्या वो अपना सबसे बड़ा हथियार यानी जन आंदोलन भगत सिंह को बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? सैद्धांतिक तौर पे हाँ, वो ऐसा कर सकते थे, लेकिन जमीनी हकीकत बहुत अलग और मुश्किल थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन लंबा खिंचने के कारण थक चुका था। हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता जेलों में बंद थे। ऐसे में समझौता तोड़ना एक बहुत बड़ा जुआ होता, एक ऐसा दांव जिसमें आंदोलन के बुरी तरह कुचले जाने का खतरा था, और इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि भगत सिंह की फांसी फिर भी रुक जाती। और अब हम पहुंचते हैं इस पहेली के आखिरी और शायद सबसे अहम टुकड़े पर, एक ऐसा सच जिसे इस पूरी बहस में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वो है खुद भगत सिंह का फैसला।
इस पूरी कहानी में जो सबसे ताकतवर और साफ आवाज है वो गांधी या इरविन की नहीं बल्कि खुद भगत सिंह की है। उनके अपने शब्द थे, अगर मैं मरता हूं तो मेरी मौत हजारों युवाओं को जगा देगी। इन चंद शब्दों में उनका पूरा दर्शन, उनकी पूरी सोच छिपी हुई है। उन्होंने दया याचिका दायर करने से साफ इनकार कर दिया था। ये कोई भावुक फैसला नहीं था, ये एक सचेत राजनीतिक निर्णय था। उन्होंने अपनी जिंदगी से कहीं ज्यादा बड़ा अपने बलिदान के प्रतीक को माना। वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि एक जिंदा भगत सिंह से कहीं ज्यादा ताकतवर एक शहीद भगत सिंह होगा। तो अब तस्वीर लगभग पूरी तरह साफ है जब हम तीनों पक्षों के इरादों, उनकी मजबूरियों और उनके फैसलों को एक साथ रखकर देखते हैं तो हमें इस ऐतिहासिक सवाल का एक बहुत ही ईमानदार जवाब मिलना शुरू हो जाता है। फिर भी ये सवाल उठता है कि गांधी जी पर ये आरोप लगते क्यों हैं? देखिए, इसके पीछे कई बड़ी वजह हैं। उस वक्त देश में जबरदस्त गुस्सा था और उस गुस्से को एक चेहरा चाहिए था। दूसरा, अहिंसा और सशस्त्र क्रांति के बीच एक वैचारिक टकराव हमेशा से था। और बाद में कुछ राजनीतिक विचारधाराओं ने इस मुद्दे का इस्तेमाल गांधी जी को कमजोर साबित करने के लिए भी किया। तो आखिरी विश्लेषण ये है, ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी देने पर अड़ी हुई थी। ये उनका राजनीतिक फैसला था। महात्मा गांधी ने कोशिश जरूर की, लेकिन उनके पास इतनी ताकत या कोई ऐसा दांव नहीं था कि वो इस तयशुदा फैसले को बदल सकें। और सबसे जरूरी बात, भगत सिंह ने खुद राष्ट्र को जगाने के लिए शहादत का रास्ता चुना था। असल में ये कहानी किसी एक को सही या दूसरे को गलत ठहराने की है ही नहीं। ये दो महान देशभक्तों की कहानी है जिनके रास्ते बेशक अलग थे, पर मंजिल दोनों की एक ही थी, भारत की आज़ादी। गांधी जी ने जन आंदोलन का रास्ता दिखाया तो भगत सिंह ने चेतना और बलिदान का। तो शायद हमें ये पूछना बंद कर देना चाहिए कि कौन सही था और कौन गलत। असली सवाल शायद ये है कि कैसे दो इतने अलग अलग रास्ते एक दूसरे के पूरक बनकर एक महान राष्ट्र की आज़ादी के लिए इतने ज़रूरी साबित हुए। इस पर ज़रूर सोचें।